चलो सुनो मेरी बात, देखो कल अपना क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर काफी काम अपना हो गया था। हमारे पास ये डेटा था सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का, ठीक है। तो सब कुछ ऑलरेडी अपने लिए वैल्यूड वगैरह था, तो अपने को तो ऑनेस्टली कुछ काम नहीं करने का था एक्सेप्ट डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस मैंने एक और चीज इग्नोर किया था, अपने को ना फाइनेंशियल प्रॉफिट ढूंढना था। मेरा मेंटालिटी ये बोलता है प्रॉफिट ऑलवेज मींस प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, इसलिए मैंने यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड जो था आई हैव नॉट पुट दैट डिविडेंड डिक्लेयर्ड, क्योंकि वो पीएनएल का आइटम नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ अरेंज कर लिया था, ठीक। अभी हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से भी जरा सुनना, व्हेन वी आर स्टार्टिंग अभी विद कॉस्ट शीट, ओके, बराबर से जरा सुन। जब कॉस्ट शीट बनाते हो ऑब्वियसली हम लोग कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं, ताकि अपने को कॉस्टिंग का प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। आप लोग वैसे कॉस्ट शीट के बदले में अपने अकाउंट्स भी बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगता है टू बी मेकिंग दोज अकाउंट्स। कॉस्ट शीट इज फार बेटर, यहां पे कोई पोस्टिंग वगैरह वो नहीं करना पड़ता, हेंस वी ट्राई टू बी मेकिंग अ कॉस्ट शीट एज सच, ओके। तो हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था फटाफट एक बार वो पढ़ रहा हूं, ठीक है, एंड देन वी शैल स्टार्ट अवे विद द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। The financial accounts of Dev Limited for the first year ended 30th of June 2022. Sales है, credit में गया था, material, labor, these three things are your expenses. Closing stock of finished goods and closing stock of WIP. ये closing stock ही होगा क्योंकि first year है तो opening stock हो नहीं सकता, ठीक। फिर उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, वो तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डेबिट साइड पे आता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से इग्नोर कर दिया था बिकॉज वी वांटेड द प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। आगे इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट है। एडमिनिस्ट्रेशन एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एज एडमिनिस्ट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, नो फैक्ट्री कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, दिस एडमिन मस्ट बी एडमिन विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। Selling and distribution is at the rate of 16 per unit sold. Find the profit as per financial records. उसके लिए अपने को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना था, जो हम लोगों ने बना दिया। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो करने वाले हैं, तो उसी से स्टार्ट हो जाते हैं फिर। अच्छा, अगर आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट चाहिए तो आप कॉस्ट शीट बनाइए। कॉस्ट शीट स्टार्ट करने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए। क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 यूनिट इधर है। अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स भी चाहिए था। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कैसे आता है, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो दिस वाज क्वांटिटी सोल्ड एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट वाज 0, ठीक है। तो अपना क्वांटिटी प्रोड्यूस 21,230 आ गया था, ठीक है। बाकी अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्मेट ही बना के रखा हुआ है और कुछ वो नहीं किया। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ मेरे साथ करना, कैल्सी अपने पास रखो, और मैं वही चीज करने जा रहा हूं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी तुम लोग को सिखाया था। कुछ अजीब नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट वट एवर वी ऑल हैव डन इन कॉस्ट शीट प्लस वट एवर वी ऑल हैव डन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अब जरा देखो ये कॉस्टिंग का डेटा है, ठीक है, ये कॉस्टिंग का डेटा है, ठीक है। यहां पे मटेरियल के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, जरा देखो एक बार। मटेरियल के बारे में इधर कुछ लिखा हुआ है? नहीं, यहां पे सिर्फ 3 चीजों के बारे में लिखा है, फैक्ट्री, एडमिन और एसएनडी, और तो कुछ नहीं लिखा। तो सुनो, यहां पे मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। ध्यान से भी जरा सुनना, देखो ऑब्वियसली ये वाला जो फिगर है ना, ये मटेरियल्स कंज्यूम्ड ही होगा, ठीक है, लेकिन दिस इज मटेरियल्स कंज्यूम्ड एज पर, मेरे को बोलो विच अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स के कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, ठीक है। अब आगे जरा ध्यान से सुना, देखो आई अंडरस्टैंड दैट opening and closing stocks of raw material might be different as per costing and financial accounts। को बोलते हैं सर why will they be different, because you can follow different methods। कल अपना बात हुआ था, तुम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग पूरा का पूरा किया। जरा सोचो ना, if one guy follows FIFO method, other guy follows your LIFO method, then your answers can be different, okay। लेकिन क्या है, I try to think a normal case। सपोज ये कंपनी मेरा है, मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। I will usually try to be thinking, why would I like to have such kind of differences? Why would I like to? So therefore, if I am following FIFO method over here, given a choice, I like to follow FIFO method over here also। मेरे को बेकार का और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक
फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के ना अलग अलग होगा ना, सम का ड्यूटी है कि आपको बताए, अगर नहीं बताया मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक सेम है। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है। और अभी एक और चीज तो तुमको मैं डायरेक्टली वो बोल ही सकता हूं कि तुम्हारा जो परचेजेस है ना बेटा वो सेम ही होएगा। ओके, को बोलता सर क्यों? बेटा परचेजेस क्यों अलग होगा? जितना भी आप लोग सप्लायर से परचेज किया सेम वाउचर फटेगा, सेम वाउचर तुम्हारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा, सेम वाउचर तुम्हारे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा, तो वो तो सेम ही होएगा ना यार, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो अगेन आई रिपीट, अगर कुछ नहीं बोला तो materials consumed under financial accounts and cost accounts will be taken same. Is that understood for everybody? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम जरा वो कर लो, यहां पे लिख लेना 8 लाख रुपीस। एक मिनट, 8 लाख नहीं है, 16 लाख है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद लेबर आप लोगों ने वर्कर्स को 8 लाख रुपीस पे किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है 8 लाख करने से कुछ पे नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग रहा। इन एनी केस अक्रूड अमाउंट इज 8 लाख। ठीक है बेटा, कॉस्ट अकाउंट्स इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ओनली। जरा वो सोचो ना कि लेबर अलग अलग क्यों होगा। वट एवर इज द अमाउंट पेड फॉर वर्कर्स, ओके, वट एवर इज द अमाउंट पेड टू वर्कर्स और वट एवर इज ड्यू टू देम, ओके, सेम अमाउंट। याद रखना, कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट टू डिफरेंट बिजनेसेस बेटा, दे आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेम बिजनेस। ये लाइन समझ में आता है? ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा लेबर कॉस्ट भी कुछ नहीं बोला तो सेम ही होएगा यार। ओके, तो यहां पर लिख लेना 8 लाख, टोटल 24 लाख। अच्छा, लेकिन आगे ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, सुनो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाइज टू कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। दोनों जगह पर पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो अल्टीमेटली अपने को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट करना पड़ता है, इधर यूजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री या पार्टली सप्लीमेंट्री पार्टली पीएनएल मेथड। ठीक है, तो अगर मैं पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डालूंगा, उसके बाद अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन किधर ना किधर एडजस्ट कर दूंगा, मतलब अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा? एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जरा याद करो, विच मेथड डू यू फॉलो बाय डिफॉल्ट? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करूं तो फिर तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा अमाउंट आएगा बेटा? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, क्योंकि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उधर ना छोटा छोटा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट जो है वो लिख देना। और एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट देखो तो समी अपने को देगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस। तो यहां पे लिख लेना, तुम लोगों ने शायद एक लाइन ब्लैंक रखा था, 100% ऑफ वेजेस। तो वेजेस 8 लाख है बेटा, ये आ जाएगा 8 लाख, तो ये आ जाएगा 32 लाख। सुन, अभी नेक्स्ट चीज इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है, ठीक है, तो आईसीए ऐसा बोलता है कि अगर डब्ल्यूआईपी स्टॉक का वैल्यूएशन अलग होएगा ना, सम का ड्यूटी है आपको बता दे, वरना अगर सम ने नहीं बताया डब्ल्यूआईपी स्टॉक विल बी टेकन सेम ओनली। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, सो आई एम टीचिंग नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हाउ यू हैव टू बी तो सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। तो क्या है कि मेरे पास ना फाइनेंशियल अकाउंट्स का डब्ल्यूआईपी स्टॉक है 1,12,000। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर डब्ल्यूआईपी स्टॉक में किधर से लेके आऊं? जिन लोग का प्रोसेस कॉस्टिंग हो चुका है, ओनली फॉर दोस पीपल जिन लोग का हो चुका है। डब्ल्यूआईपी स्टॉक वैल्यू करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ 25 आवर्स स्पेंड किए, हाउ टू वैल्यू डब्ल्यूआईपी स्टॉक। लेकिन उसके लिए जरा याद करो, तुमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वगैरह, स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह वो होना चाहिए। ठीक है, अभी वो सब कुछ तो नहीं है बेटा, तो मैं कैसे आंसर्स निकालूं फिर? ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यू पिक अप द सेम फिगर्स ओनली। तो यहां पे यू ऑल राइट ऑन 1,12,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट डालना, कई लोग एग्जाम्स के अंदर ही ऐड करके आ जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को बी केयरफुल। 30,88,000। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, देखो उसका यहां पे एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ही वो डालना पड़ेगा पहले, तो यहां पे भी आप लोग डाल सकते हो एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए है। अच्छा, इट इज व्हाट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो एब्जॉर्प्शन रेट है इसका
इट इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 308800। कितना आता बेटा 33,96,800। अच्छा सुनो, ऑनेस्टली जरा एक बार कॉस्ट याद करना तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये सारे पर यूनिट निकालने हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग WIP का पर यूनिट नहीं निकालते थे, आप लोग को कॉस्ट याद है अपना, ठीक है, तो यहां पर आप लोग डैश डाल देते थे। आप लोग ये सारे के सारे पर यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम्स के अंदर ना मत निकालो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को जरा बोलो विच इज द ओनली पर यूनिट दैट यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर एंटायर प्रॉब्लम। COP का पर यूनिट, अपने को ये वाला पर यूनिट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाला पर यूनिट इज यूज टू, आगे कोई बोलेगा, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। सो देयरफॉर अभी एक काम जरा करो, 33,96,800 अगर इसका पर यूनिट चाहिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा, सो डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, सो डिवाइड बाय 21,230, तो ये आ जाएगा 160 पर यूनिट। अच्छा सुनो मेरी बात, जो भी हो जाए, unless and until some says otherwise, closing stock of finished goods you will value as per whatever you have learnt in cost sheet ever। तो एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा कितने यूनिट्स का था, 1230 यूनिट्स, इधर लिखिए जरा प्लीज 1230 यूनिट्स। अच्छा सब लोग मेरे को बोलना कॉस्ट शीट अपना फर्स्ट चैप्टर, मेरे को बोलो इफ आई फॉलो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ओके, मेरे को जरा बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1230 यूनिट्स, बोल दो यार, विल गेट वैल्यूड एट 160, यही वाला फिगर इधर कॉपी हो जाता है। अच्छा एक मिनट, तुमको समझ में आता है कि यहां पे ना ऑनेस्टली मेरे को फीफो लीफो मेथड की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, यू हैव ओनली प्रोड्यूस्ड वन टाइप ऑफ गुड्स विच कॉस्ट यू कितना रुपीज यार, 160, सो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट व्हाट पर्टिकुलर कॉस्ट यार, 160 ओनली। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, तो 160 इंटू 1230 मारो, 196,800। अभी मैं एक गलती करने जा रहा हूं, मैंने ऐड किया 35,93,600, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट किया करो, गलती मत करना प्लीज फ्यूचर के अंदर, ठीक है। यहां पे लिखो 32 लाख, ब्रैकेट के अंदर रखा करो, बेटर ऑलवेज। सुनो, COGS इज 32 लाख। मेरे को वैसे जरा बोलो COGS का पर यूनिट लाने के लिए कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करते थे? क्वांटिटी सोल्ड। और मैं तो डिवाइड भी नहीं कर रहा हूं ऑनेस्टली, मेरे को ये वाला फिगर वो चाहिए भी नहीं, लेकिन अगर मेरे को टाइम पास करने का है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करेगा 160 ही आएगा। मेरे को कैलसी पर चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरे को बोलो मेरे को क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? ओपनिंग स्टॉक नहीं है बेटा, जरा वो सोचना, जो तूने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट 160 है, उसके अंदर से कुछ नहीं बिका उसका भी कॉस्ट 160 है। ऑब्वियसली जो बिका, आगे बोलो ना, उसका भी कॉस्ट 160 ही होने वाला है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। आगे एड S&D ओवरहेड्स। S&D के लिए देखो, यूजुअली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू S&D, बट इफ सम अप्लाइज देन यू आल्सो अप्लाई। तो देखो इधर S&D का एक रेट दिया बेटा, 16 पर यूनिट सोल्ड, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे लिख लेना 16। अच्छा मेरे को बोलो 16 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड, दैट इज 20,000, तो 3,20,000, 35,20,000। ये 176 निकालने का है तो निकालो, वरना नॉट मच इंटरेस्टेड। वो इजी होता है तो मैं निकाल लेता हूं, वरना मैं निकालता ही नहीं। अच्छा लास्ट बेटा, सेल्स का अमाउंट तो सेम ही होएगा यार, ओके, सो देयरफॉर सेल्स क्यों अलग होएगा, 40 लाख, तो प्रॉफिट 4,80,000। टाइम पास करने का है तो पर यूनिट निकाल लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 224, ठीक है। चलो सुनो,
तुम्हारा ये वाला जो काम है, ये सारा का सारा अपना काम जो है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी पार्ट सी अपना यही था बेटा, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर कल तुम्हारे पास हाफ पेज जो है वो पड़ा हुआ है तो आप लोग उधर ही आ जाना, यू ऑल कैन राइट डाउन सी, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। अच्छा, बहुत छोटा था तू लाइफ के अंदर, जब भी तूने सोचा सर कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होता, तो सबसे पहले तेरे टीचर ने बोला पता कर कि टैली क्यों नहीं होता। तुम लोगों ने क्या बनाया था? बैंक रिकंसिलिएशन। ओके, तो बैंक रिकंसिलिएशन हम लोग वही वाला काम वो करने वाले हैं। व्हेनेवर टू थिंग्स डोंट टैली, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस, यू ट्राई टू बी मेकिंग अ रिकंसिलिएशन। दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू बी डूइंग। आप लोग स्टेटमेंट भी बना सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। मैं अकाउंट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेटर ऑन आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्टेटमेंट। ओके, ऑल्दो फॉर योर सीए इंटर यू आर नाउ बिग इनफ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा सर अकाउंट भी तो स्टेटमेंट ही होता है ना। ओके, एग्जाम्पल हम लोगों ने जब भी शुरू के अंदर स्टार्ट किया था, हम लोग कॉस्ट शीट को अकाउंट के फॉर्म के अंदर भी तो बना ही सकते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को स्टेटमेंट के अंदर भी तो बना ही सकते हैं। ओके, सो इट इज ऑल ओके, इट इज वन एंड द सेम पर्टिकुलर थिंग ओनली। तो यहां पे एक काम जरा करो, शुरू में लेट्स लर्न इट फ्रॉम अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे ऐसे जरा लिखना, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। मेमोरेंडम बोले तो रफ होता है, ये हम लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं। ओके, ताकि एज अ ओनर मेरे को पता चल जाए दोनों प्रॉफिट्स के अंदर फर्क क्यों है। ये कोई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए दिस इज नॉट अ एक्चुअल अकाउंट और समथिंग, जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर आवर ओन इंटरनल पर्पसेस। हाफ साइड के आसपास वो बना लेना, दैट विल बी इनफ। ये बनाओ सर आप प्लीज। सुन, you are here to reconcile two things. Which two things? Sir, costing profit and financial profit. कोई भी चीज किधर भी घुसा दो, एक चीज डेबिट साइड पे, एक चीज वो क्रेडिट साइड पे, उसका कोई रूल नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करने का करो, ठीक है। बट व्हाट वी विल ट्राई टू बी डूइंग, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं ना, वी विल ट्राई टू फॉलो सेम प्रिंसिपल, सेम वे ऑफ डूइंग, ओके, टिल एंड, ताकि देयर इज अ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो एट रैंडम मैं डेबिट साइड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट लिख रहा हूं, एट रैंडम। अभी अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखा है तो मेरे को क्रेडिट साइड पे फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ध्यान से सुनना। मेरे को बोलो कॉस्टिंग प्रॉफिट किधर से मिलेगा, किधर से मिलेगा, आंसर मत बोलना। कॉस्ट शीट से मिलेगा। तो कॉस्ट शीट अभी अभी तो बनाया बेटा, प्रॉफिट कितना आया 4,80,000, तो यहां पे लिखना 4,80,000। ये मैं एक ही क्वेश्चन करने वाला हूं रिकंसिलिएशन, जहां पर मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा, समझ जाना, एक भी चीज मत छोड़ना बीच में, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट तो फाइनेंशियल अकाउंट से मिलेगा 1,76,000। चलो ठीक है, देखो जरा सोचो ना, वो वाला प्रॉफिट और एक सेकेंड यार, हाँ, वो वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट अलग अलग क्यों होएगा बेटा, ठीक है। रीजंस तो तुम्हारे एक्सपेंसेस या इनकम्स ही हो सकते हैं। प्रॉफिट क्यों अलग होएगा, या कॉस्ट की वजह से, या सेल्स की वजह से, या स्टॉक्स की वजह से, वट एवर हैज गॉन इनसाइड द कैलकुलेशन ऑफ देम, दैट विल बी द रीजंस फॉर डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनते रहना। देखो, मटेरियल कॉस्ट इधर जो था 16 लाख था, मटेरियल कॉस्ट इधर जो था कितना था 16 लाख, तो उसकी वजह से कुछ फर्क आया क्या? नहीं, मारो गोली, ठीक है। आगे डायरेक्ट लेबर इधर 8 लाख था, डायरेक्ट लेबर जो है इधर 8 लाख है, तो उसकी वजह से कोई फर्क आया? नहीं आया, तो जाने दो, चलो ठीक है। अभी उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 7,20,000, ठीक है, और इधर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ओके, वो है 8 लाख।
एक तो प्लीज कोई ऐसा मत बोलना वरना मैं उसको बोत मारेगा। सर इधर प्राइम कॉस्ट लिखा उधर प्राइम कॉस्ट नहीं लिखा, तो सर 24 लाख का फर्क आ गया उसकी वजह से, तो तू पागल है। ओके वो तो बस भाई एक टोटल है, ठीक है, तो फॉरगेट दैट। ओके वो तो बस एक टोटल है। तो ये सारे टोटल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड बेटा, दिस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 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 कॉस्ट ऑफ सेल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके क्योंकि दोज आर जस्ट नेट फिगर्स या टोटल फिगर्स, ठीक। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स 8 लाख है, ठीक है, और इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने का है 7,20,000, ठीक। तो पहले मेरे को बोलो डिफरेंस है कि नहीं है। कैन वी से डिफरेंस अगर एक्सपेंसेस के अंदर फर्क होएगा प्रॉफिट के अंदर फर्क हो जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट के अंदर फर्क हो जाएगा। अच्छा तो एक्सपेंसेस का डिफरेंस कितना है बेटा 7,20,000 है इधर और यहां पे 8 लाख है, सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस 80,000 का फर्क है, ठीक है। मेरे को जरा बोलो एक्सपेंस किधर ज्यादा है कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर 8 लाख रुपीस लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर 7,20,000 लिखा है, तो एक्सपेंस किधर ज्यादा है इन दिस पर्टिकुलर केस कॉस्ट शीट के। कॉस्टिंग के अंदर जो है एक्सपेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर मेरे को जरा बोलो एक्सपेंस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट आगे बोलो ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है। बस ये जो बोला दिमाग में रखना, 1 मिनट के बाद आई विल कम बैक टू इट, ठीक है। सुन बराबर से सुनना सर प्लीज। देखो अभी एक चीज ना मैं बहुत कॉमन सेंस बात कर रहा हूं, कुछ अजीब नहीं बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस बात कर रहा हूं। देखो तूने कॉस्टिंग प्रॉफिट इधर लिखा है, ठीक है, मेरे को इस प्रॉफिट को अगर बढ़ाने का है, कैन वी से आई विल हैव टू बी राइटिंग समथिंग ऑन द अदर साइड, नो। अगर मैं कुछ भी क्रेडिट साइड पे लिखूं बेटा दिस फिगर विल राइज, नो एज सच। इफ सपोज दिस फिगर इज सपोज टू बी द बैलेंसिंग फिगर, अगर मैं कुछ भी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखूं माई दिस बैलेंसिंग फिगर विल राइज, नो, ठीक है। तो अभी सिंपल चीज में बात कर रहा हूं, अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ाने का है राइट समथिंग ऑन द अदर साइड, तो इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे क्रेडिट साइड पे राइट ऑल दोज रीजंस जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है दैट इज ऑल्सो सेम एज, कोई आगे बोलेगा फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक चीज हमेशा मैंने सीखा है, ओके, ऑल्दो आई एम नॉट वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, या खुद ऊपर जाओ या किसी को नीचे फेंक दो, बात वही है ना, ठीक है। तो या कॉस्टिंग ऊपर जाओ या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को नीचे डाल दो। तो ये वाले जो चीजें हैं ये तुम लोग लिख के रखो, कॉस्टिंग इंक्रीज फाइनेंशियल डिक्रीज, याद रखना। These symbols are dependent upon this। अगर मैंने कॉस्टिंग प्रॉफिट इधर लिखा है तो दूसरी साइड पे आई हैव टू बी राइटिंग ऑल दोज रीजन जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है विच इज सेम एज फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होता है, ठीक। अगर यहां पे फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखा है तो आप दूसरी साइड पे यू राइट डाउन ऑल दोज रीजन जिसकी वजह से आगे तुम लोग बोलो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ता है या कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों साइंस लिख के रखो। सुनो अभी तुम लोगों को बहुत मजा आएगी इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर 7,20,000 था फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, इधर 8 लाख था कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। तो एक्सपेंस ज्यादा किधर था कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। अगर कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस ज्यादा है तो मेरे को बोलो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होएगा कि कम होएगा, कम होगा, ठीक है। तो 1 मिनट पता चल गया कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होएगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होएगा। उसके बाद ना सिंबल्स देखने का, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, नहीं 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 नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, नहीं 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 नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, अपने को पता चल गया। तो मतलब ये जो 80,000 रुपए का डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी कमिंग ऑन विच पर्टिकुलर साइड, डेबिट साइड। इज दिस ओके? तुमको डेबिट साइड का फंडा समझ में आ गया। मेरा कॉस्टिंग का एक्सपेंस 80,000 रुपीज से ज्यादा था। अगर मेरा कॉस्टिंग का एक्सपेंस 80,000 से ज्यादा था तो मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट 80,000 से कम हो जाएगा। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट जब कम होएगा तो दिस इज अ साइन फॉर इट, मतलब डेबिट साइड पे डाल देना। तो 80,000 रुपीज यहां पे लिख देना, ठीक।
अच्छा, को बोलते हैं सर आपने कॉस्टिंग के एंगल से सोचा, मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के एंगल से सोचूं। सोच तो मेरा क्या जाता है। मेरे को जरा बोलो, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आप लोगों ने एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है कि कम लिखा हुआ है, पहले वो बोलो। कम लिखा। मेरे को बोलो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस कम होएगा तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट, आगे बोलो, ज्यादा होएगा। तो कैन वी से अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा होएगा तो भी 80,000 रुपया विल कम ऑन द डेबिट साइड, नो? ठीक है, चलो सुनो। तो ये वाला चीज अपना हो गया, मैंने तुमको ये समझा दिया हाउ टू थिंक विच साइड इट विल बी कमिंग। नाउ अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ये 80,000 के अगेंस्ट ना मैं वर्ड्स क्या लिखूं, आई हैव टू बी राइटिंग समथिंग। अगर एग्जाम के ना बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी ओके, तुमको कोई करोड़ों की डील खत्म करनी है और एग्जाम्स तुम्हारा बीच में आ गया, ठीक है, तुमको बस एग्जाम खत्म करके वो निकल जाने का है, तो इसके अगेंस्ट लिख देना एक फालतू सेंटेंस, डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अपने पास बहुत टाइम है, अपना कोई करोड़ का कोई बिजनेस नहीं है। कोई है ऐसा जिसका वो करोड़ का बिजनेस है? नहीं है, तो मेरा भी नहीं है, ओके। इन दैट पर्टिकुलर केस अभी ना इसके सामने प्रॉपर वर्ड्स लिखेंगे। प्रॉपर वर्ड्स मेरे को जरा बोलो, ये जो 80,000 रुपए का फर्क है, टेक्निकली सोचो कौन सा फर्क है? सर दिस इज एक्चुअल अमाउंट सर, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का फिगर है। वेयर एज दिस 8 लाख रुपीज इज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, करेक्ट नो? तो मेरे को बोलो, तो ये जो 80,000 रुपए का फर्क है बेटा, दिस इज एक्चुअली अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, नो? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट एंड एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, करेक्ट नो? अच्छा, मेरे को बोलो ये 80,000 रुपया अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? ओवर एब्जॉर्प्शन। तो एक काम जरा करो, इसके अगेंस्ट ना लिख देने का, लिखो अभी ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से एक सिंपल चीज बोलता हूं ताकि तुम्हारा 3 सेकंड कम लगे, ठीक है। क्या कर लेने का, एक बार तुम लोग साइड डिसाइड कर लो कि डेबिट साइड पे आएगा 80,000 रुपए, वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेने का, अगर ओवरहेड्स का फर्क है ना तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होएगा, ठीक है। बस ना एक चीज सोच लेना, कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट ज्यादा है कि कम है? अगर कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट ज्यादा है ना, इट विल ऑलवेज बी ओवर एब्जॉर्प्शन होनी। तुमको जो लॉजिक लगाने का है वो लगा लेना, एंड के अंदर ओवर एब्जॉर्प्शन ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, जब भी वर्ड सोच रहे हो ना, कॉस्टिंग के हिसाब से सोच लेना, ठीक है। तो कॉस्टिंग के हिसाब से अगर अमाउंट ज्यादा है तो मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन होएगा। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, चलो आगे। नाउ यू विल हैव टू हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट 2, ठीक है। मेरा जो भी काम हो गया ना, मैं उसको इस कलर के अंदर वो हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले जो अपने काम है ये हो गए, अब मैं इन पर वापस नहीं आने वाला हूं, ठीक है। सो देयरफॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर ओवर। अब जरा देखो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इधर 4,16,000 है और इधर कितना है 308800, ठीक है। तो पहले मेरे को बोलो एक्सपेंस किधर ज्यादा है, कॉस्टिंग के फाइनेंशियल अकाउंट? फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो पहले ना जरा डिफरेंस निकालना, जरा 4,16,000 माइनस 308800, 1,07,200। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस ज्यादा है तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट, आगे बोलो, कम होएगा। मेरे को बोलो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा विथ साइड? क्रेडिट। यहां पे लिख दे 107,200। और देखो घूंचू की तरह ना बार बार सोचते नहीं जाने का, सर वर्ड्स क्या लिखूं, वर्ड्स क्या लिखूं। इधर तूने क्या लिखा था बेटा, चिल्ला के बोल, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो इधर तू क्या लिखने वाला है, अंडर एब्जॉर्प्शन। कोई बोलता है सर मेरे को तो सोचने के लिए भगवान ने बोला है सर कि सोचने का हर एक चीज के लिए, तो फिर तू सोच, ओके। जब सोचता है तब कॉस्टिंग के एंगल से सोचना। बस मेरे को बोलो कॉस्टिंग के अंदर एडमिन ज्यादा था कि कम था? कम था। तो कॉस्टिंग के अंदर कम था तो बेटा यहां पर अंडर एब्जॉर्प्शन ही हो जाएगा। तो यहां पे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग।
अच्छा आगे एस एन डी 2,88,000 इधर, ठीक है, 2,88,000 इधर, और यहां पर 3,20,000। पहले अभी खुद ब खुद तुम लोग सोचो, सर ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट आगे बोलो कम होता है। मेरे को बोलो किसका एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्टिंग के फाइनेंशियल अकाउंट्स? कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरे को बोलो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा विथ साइड डेबिट साइड, 3,20,000 माइनस 2,88,000, तो ये आ जाएगा 32,000। और फिर से कोई महान बंदा है, सर सोचने का है, तो भाई तू सोचते रहे, वरना अभी मेरे को तो अक्ल आई चुकी है। ये इसी साइड पे है ना बेटा। मेरे को बोलो इधर वर्ड्स क्या डालूं, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ S&D ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग। चलो काम खत्म हो गया। अभी सुनो, उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये जो तेरे नेक्स्ट दो खर्चे हैं ना, ये जो तेरे नेक्स्ट दो खर्चे हैं, मेरे को जरा बोलो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो आए, लेकिन आगे बोलो कॉस्टिंग के अंदर नहीं आए। मेरे को बोलो ऐसे एक्सपेंसेस की वजह से, ऐसे एक्सपेंसेस की वजह से सोचना जरा, दीज आर एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। मेरे को बोलो अगर कुछ खर्चे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही आए तो उसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट आगे बोलो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे को बोलो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा विथ साइड क्रेडिट साइड। एक काम करने का हमेशा यहां पर ना एक हेडिंग तो दे दे, लिखो एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल, ऐसा एक हेडिंग दे देने का, और फिर एक लिस्ट बना दे बेटा, गुडविल रिटर्न ऑफ, आउटर कॉलम के अंदर डायरेक्टली डालोगे मेरे को तो भी चलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 32,000। मेरा ये भी काम हो गया, मेरे का ये वाला भी जो काम है ये भी हो गया, ठीक है। चलो सुनो, दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन। पहला वाला 3,20,000 है, ठीक है। चलो आगे सुनो मेरी बात। देखो अभी क्रेडिट साइड पे सेल्स इधर 40 लाख था बेटा, सेल्स इधर भी तो 40 लाख ही था, ठीक है। अब जरा सोचो कुछ और भी तो है। WIP स्टॉक 1,12,000, WIP स्टॉक इधर भी 1,12,000, तो उसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं है। आखिरी चीज, बस आखिरी चीज इन दिस पर्टिकुलर केस 2,40,000 इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो था बेटा कितने का था, 196,800, ठीक है। पहले सब लोग मेरे को जरा बोलना, आई टॉक इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, विल बी इजियर। मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक कम्स ऑन द डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। मेरे को बोलो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाएगा प्रॉफिट विल इंक्रीज, नो देन, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। पहले मेरे को जरा बोलो किसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के कॉस्ट अकाउंट्स? फाइनेंशियल अकाउंट्स का ना, इधर 2,40,000 है और इधर जो है वो 196,800 है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है किधर का ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो मेरे को बोलो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का आगे बोलो प्रॉफिट्स भी ज्यादा। पहले दोनों का डिफरेंस मार, 2,40,000 माइनस 196,800, 43,200। अच्छा तुम लोगों ने क्या बोला, सर अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मेरे को बोलो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, तो विच साइड, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। यहां पे देख फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ता है तो इधर आता है, तो यहां पे आ जाएगा 43,200, लिखो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल आफ्टर दिस, ठीक है। कभी भी स्टॉक का डिफरेंस होएगा ना, उसके लिए वर्ड्स यूज करने का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। क्या वर्ड्स यूज करने का? अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यू, क्योंकि स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है, उसके लिए वर्ड अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है।
तो यहां पे वर्ड्स आएगा या अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि मैं स्टॉक के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन आप लोग कॉस्टिंग के हिसाब से सोचना। अगर कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट कम था तो अंडर वैल्यूएशन, कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट ज्यादा था तो ओवर वैल्यूएशन। मेरे को जरा बोलो, कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट कम था कि ज्यादा था? कम था, तो उसके लिए यहां पर वर्ड्स क्या आ जाएगा, लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्टिंग। क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग वो पूरा लिखना प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक वो पूरा लिखना तुम लोग। सुनो, मेरे को जरा बोलो, फाइनेंशियल अकाउंट्स के सारे आइटम्स जो हैं वो खत्म हो गए? सब कुछ खत्म हो गया ना? ओके, एवरीथिंग आई गेस वी ऑल हैव टैलीड। हम लोगों ने एक एक फिगर यहां से वहां पर कंपेयर वगैरह किया, सो एवरीथिंग इज ओवर आई थिंक। ओके, बस द मोमेंट एवरीथिंग इज ओवर, किसी का नाम लेना और टैली हो जाना चाहिए। टैली करो इसको। 635 200। कोई बोलता है सर टैली नहीं होएगा तो खुद को थप्पड़ मारो और फिर से सॉल्व करो, ठीक है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है? टैली होना ही होना चाहिए। ये बच्ची चीजें हैं, ओके, यू शुड बी एबल टू क्रैक। ये आया पहले एक बार, थैंक गॉड कि ऐसा क्वेश्चन वो आ गया। यू शुड बी एबल टू गेट कंप्लीट मार्क्स। इसके ना एरर होने का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो, या देयर इज नथिंग टू डू एरर्स, ठीक है? सुनो, अच्छा, अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं सर उन लोगों ने बोला था स्टेटमेंट बनाओ, आपने अकाउंट बना दिया। ठीक है बेटा, अकाउंट भी तो स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है? बोलते नहीं सर मेरे को तो अकाउंट चाहिए वरना रात को नींद नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो तेरी नींद के लिए आई कैन ट्राई टू टेल यू वन थिंग। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को एक तो ऐसे कर दिया, इट इज ऑल परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फिर भी इफ सपोज लाइक यू हैव इन माइंड, नहीं सर स्टेटमेंट ही बनाएगा सर, ओके, तो एक काम जरा कर, ये वाला अकाउंट रफ के अंदर बना लेना, टैली कर लेना, उसके बाद स्टेटमेंट बना लेना। को बोलते सर स्टेटमेंट कैसे बनाऊं? दो ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन, इधर से चालू हो जा, कॉस्टिंग प्रॉफिट 4,80,000, ठीक है? उसके बाद जो भी इसके नीचे है उसको ऐड कर देना। तो यहां पे ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000, ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ S&D 32, ऐड अंडर वैल्यूएशन 43,200। उसके बाद सारे लेस वाले फिगर्स, ये सारे के सारे लेस कर लेना, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट दोस पर्टिकुलर थिंग, वो सब कुछ लेस कर लेना। मेरे को बोलो अगर ये किया, उसके अंदर ये सब ऐड किया, उसके बाद ये सब लेस किया, तो मेरे को बोलो यहां पर तेरे को एंड के अंदर क्या मिल जाएगा? बोल 1,76,000। और उसके अगेंस्ट तुम लोग यहां पर क्या लिख सकते हो? दिस इज विच पर्टिकुलर प्रॉफिट? फाइनेंशियल प्रॉफिट। इज दैट अंडरस्टूड? तो किसी को रिको स्टेटमेंट बनाने का है तो स्टेटमेंट बना लो, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा बीकॉम बाकी है, जो मेरे को लगता है कि शायद बाकी होएगा, अगर बीकॉम एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये वाला चैप्टर शायद बीकॉम के अंदर है, ओके, इन आई थिंक इन ऑल द स्टेट्स, ओके, तो तब भी अगर वो लोग बोलेंगे ना स्टेटमेंट बनाओ, तो भाई फिर स्टेटमेंट ही बनाना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है अकाउंट एंड स्टेटमेंट सेम होनी। वो लोग गवार लोग होता है जो लोग बीकॉम का एग्जाम्स वगैरह जो करेक्ट करता है, ठीक है? तो उन लोगों को मॉडल आंसर वो दिया रहता है, मॉडल आंसर्स के अंदर वो लोग स्टेटमेंट वाइज ही बनाएगा। तो प्लीज वहां पर तुम लोग स्टेटमेंट वाइज बना लेना। तुमको समझ में आ गया अकाउंट को स्टेटमेंट कहना कैसे कन्वर्ट करने का? अच्छा ठीक है। अगर कोई और कार्टून है, को बोलते सर एक और मेथड से स्टेटमेंट बताओ ना, तो चलो ठीक है, तो मेरा कुछ जाता नहीं है, ठीक है? अगर तुमको कोई और मेथड से स्टेटमेंट चाहिए तो अभी तुमको सेकंड मेथड बताता हूं। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कोई मेरे को आइडिया देगा? सर आप इधर से चालू हो जाओ, तो यहां पे लिख देना फाइनेंशियल प्रॉफिट 1,76,000, ये सब चीजें ऐड हो जाएगा, ये सब चीजें लेस हो जाएगा, तो एंड के अंदर बेटा तेरे को यहां पर क्या मिल जाएगा? 4,80,000, दैट इज नथिंग बट कॉस्टिंग प्रॉफिट। इज दैट ऑल ओके? तो आपको जैसे करने का है वो कर लो। आई कैन ट्राई टू टीच यू हाउ टू बी डूइंग इट, वट एवर इज टू बी डन। आई थिंक यू ऑल आर बिग इनफ टू बी डिसाइडिंग, ठीक है? तुमको स्टेटमेंट बनाने का होएगा, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है? अच्छा सुनो, मैंने यहां पर ना शॉर्ट्स के अंदर जो लिखा हुआ है 1 मिनट के बाद पढ़ूंगा, बस एक लास्ट चीज मेरे को डिस्कस करना बाकी है जो मैं अभी अभी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं सर मेरे हिसाब से तो ना आपको डिविडेंड डिक्लेयर्ड भी डालना चाहिए था सर, अप्रोप्रिएशन है लेकिन प्रॉफिट शुड बी आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरे को वैसे जरा बोलो, किसी ने ऐसा सोचा? सर प्रॉफिट शुड बी फाइनल प्रॉफिट, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आता है, किसी ने ऐसा सोचा? ठीक है, अगर सोचने का है तो सोच लो। मेरे को कोई वन थिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू बी डूइंग व्हेन आई एम टीचिंग, नो,
आई डोंट वॉन्ट टू बी पुटिंग फिक्स थॉट्स इन योर लाइफ कि ये चीज लाइफ के अंदर ऐसे ही होता है. ओके, इट इज नेवर एवर लाइक दैट. ओके, सो इफ somebody thinks something is correct, you can follow that. I do not have a problem, but provided it has a logical kind of an interpretation. ठीक है, कोई ऐसा हमेशा बोल सकता है सर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई. ओके, तो फिर ये 10,000 रुपया तो कुछ ऐसे हो जाएगा. फिर ना तू एक काम जरा करना, फिर तू यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट मत बनाना. तू क्या करना, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, आगे जरा बोलो, आगे बोलो, एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेना. और क्या, ठीक है. फिर तेरे को यहां पर एक और काम भी करना पड़ेगा. कैन बी से फिर तेरे को यहां पर डेबिट साइड पे एक और आइटम भी तो घुसाना पड़ेगा ना. तेरे को यहां पर बेटा क्या लिखना पड़ेगा, टू डिविडेंड. ओके, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे 10,000 रुपया आ जाएगा. मेरे को जरा बोलो, अगर ऐसा होएगा योर नेट प्रॉफिट फिगर विल फॉल डाउन टू 1,66,000. तो इज दैट ओके? तो करो फिर. तो तुमको क्या दिक्कत है? कोई बोलता है सर उसके बाद रिको कैसे चलेगा, तो रिको भी चली जाएगा ना बेटा. यहां पर 1,76,000 के बदले में कितना आ जाएगा, 1,66,000 वो आ जाएगा. लेकिन अब तुमको समझ में आएगा, एक और फिगर ऐसी थी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आई लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर नहीं आई. मेरे को बोलो कौन सी वाली फिगर, डिविडेंड. बस एक चीज, फिर ना तुम लोग क्या करना, यहां पे लिख देना डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितने रुपीस का बेटा, 10,000. एक छोटा सा रिक्वेस्ट, डिविडेंड टेक्निकली इज नॉट एन एक्सपेंस. डिविडेंड इज एक्चुअली व्हाट, अप्रोप्रिएशन. तो यहां पे ना आप लोग हेडिंग ऐसा दे देना, एक्सपेंसेस स्लैश अप्रोप्रिएशंस ओनली इन फाइनेंशियल. इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, बस माई जॉब इज डन. आई हैड टू टीच यू. इफ यू वॉन्ट टू बी टेकिंग डिविडेंड ऑल्सो, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, यू ऑल कैन टेक इट यार. ठीक है, तो मैंने बस वही वाला काम किया और कुछ नहीं. ठीक है, सुन, बराबर से सुनना. मैं इसके बाद क्या बोलने वाला हूं, बराबर से सुनना. देखो, तो मैंने जो चेंज किया ना, उसके बाद में तुम लोगों से बस 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो आंसर कर देना. इफ दिस इज द प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारे क्रेडिट साइड पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड आएगा? इफ दिस इज द प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, तो मेरे को बोलो फिर डिविडेंड आएगा? नहीं आएगा. बट इफ दिस इज द प्रॉफिट एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डिविडेंड आएगा? आ जाएगा. बस यू ऑल हैव गॉट द लॉजिक, सो दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड. ठीक है, इस क्वेश्चन का अब मैं यहां पे शॉर्ट्स वो पढ़ने वाला हूं. बहुत चीजें वो लिखा है, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. Administration must be related to production as it is some percentage of factory cost unless and until told. Raw material stocks must be same only. Purchases have to be taken as same only. Combine the above 2 points, it can be concluded that raw material consumed must be same only. Wages must be same only in both the books. For overheads, use absorption rate in costing. For overheads in costing, we follow carry forward method by default. Hence, we record absorbed amount only. Unless and until told, WIP stock should be same only. Finished goods stock will always be different in both the books. Use your fundas of costing and value finished goods stock as per cost sheet principles. If we take profit as per financial accounts, if we take profit in financial account as per P&L appropriation account, rename the head of expenses only in financial as expenses या appropriation only in financial, जो मैंने last के अंदर तुम लोगों को बोल दिया. So everything that I have told is over there. Okay. मेरे को ऑनेस्टली जरा बोलना, फर्स्ट क्वेश्चन यू ऑल हैव अंडरस्टूड, नो? नाउ सेकंड क्वेश्चन विल बी योर जॉब. ठीक है, यू ऑल हैव टोल्ड यस, सो देयरफॉर यू ऑल हैव अंडरस्टूड. और ये सबसे इजी चीजें हैं दैट वी ऑल आर डूइंग एज सच. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं. जो भी मेरे को बोलने का होएगा मैं वो बोल देगा, उसके बाद यू ऑल स्टार्ट. ओके, सुनो. SV Limited has furnished the financial books for the year ending 30th of June 2022. P&L account for the year ended 30th of June 2022. Opening stock
500 यूनिट्स एट 35 ईच, 17,500। मटीरियल्स कंज्यूम 2,60,000। एक चीज बोल सकता हूं, अगर ये मटीरियल्स कंज्यूम्ड है ना, मतलब दिस फिगर इज ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक ऑलरेडी 2,60,000 के अंदर आ गया। इज दैट ओके? तो फिर ये वाला जो स्टॉक होएगा ना बेटा, ये वाला जो स्टॉक होएगा ना, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओनली बेटा, ठीक है। डब्ल्यूआईपी का स्टॉक होता तो वो लोग बता देते अपने को, ठीक है। उसके बाद वेजेस, उसके बाद सेल्स आ जाएगा इधर, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 250 यूनिट्स एट 50 ईच, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी शायद एक गलती है बट आई एम इनडिफरेंट। उन लोगों ने जब मेरे को फाइनेंशियल अकाउंट्स बना के दिया ना, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, एक्चुअली शुड बी कमिंग एज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओनली। तुमको समझा जो मैं बोला? तो एक्चुअली वो चीज वेजेस के साथ ही आ जाता है हमेशा, ठीक है। लेकिन अभी उन लोगों ने इधर दिया हुआ है, तो मैं क्या भी करूं, ठीक है। दे हैव मेड द अकाउंट्स नो, दिस चैप्टर इज नॉट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और समथिंग, ओके। जो उन लोगों ने दिया हुआ है बस तुम लोग उसको रिकंसाइल करके छोड़ देना। आगे एडमिनिस्ट्रेशन S&D, नाउ दिस थिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी, बैड डेट्स, ठीक है। सुनो मेरे को बोलो बैड डेट्स, पहला लेक्चर बैड डेट्स इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर इट। व्हाट 2 ऑप्शंस? फाइनेंशियल या S&D। मैं एक लॉजिक बोल रहा हूं, देखो वो लॉजिक तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसता है कि नहीं। बैड डेट्स इज गिवन सेपरेट एज कंपेयर टू सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी मस्ट नॉट बी ट्रीटिंग बैड डेट्स एज पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। ये समझा तुमको? क्योंकि अगर बैड डेट सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रीट होता तो इधर बैड डेट दिखाई नहीं देता ना, वो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर घुस गया रहता। अरे समझ में आता है? बस तो मतलब इस चैप्टर के अंदर अगर कभी ऐसा हो, यू विल ट्रीट बैड डेट्स एज विच पर्टिकुलर एक्सपेंस बेटा? फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है। आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शायद तुम्हारे अकाउंट्स के 2-3 चैप्टर वगैरह वो हुए हैं। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, शायद लाइक यू नो कंपनी फॉर्मेशन से पहले अगर कुछ खर्चे वगैरह होंगे। इन एनी केस ऐसा चीजें ना सिर्फ कॉस्टिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। आगे सॉरी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही आता है। आगे इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे आया, कैन वी से दिस मस्ट बी इंटरेस्ट रिसीव्ड? नो, रेंट रिसीव्ड इज 10,000। कैन वी से ये दोनों चीजें भी ऐसा चीजें हैं जो सिर्फ किधर आता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी इस क्वेश्चन के अंदर तुमको एक चीज समझ में आएगा, तुम्हारा एक काम कम हो गया। मेरे को बोलो एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम कम हो गया? फाइनेंशियल प्रॉफिट। बेटा फाइनेंशियल प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर ही है ना अपने पास, 48,000, ठीक है। आगे the cost sheet shows the cost of material at 26 per unit and labor cost at 15 per unit. Factory overheads are absorbed at 60% of labor cost, और ये वाला लाइन पढ़ के कुछ ना कुछ बोलो। Administration are absorbed at 20% of factory cost, इसके लिए कुछ बोलो। Must be administration related to production। आगे selling expenses are charged at 6 per unit। चलो ठीक है, ये लाइन भूल मत जाना, पोपट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 45। एक मिनट, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट व्हाट रेट बेटा? 35। बट इन कॉस्टिंग इट इज वैल्यूड एट व्हाट रेट बेटा? 45, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द प्रॉफिट बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तुम लोग को आंसर के अंदर 2 काम करना पड़ेगा। मेरे को बोलो 2 काम क्या क्या वो करना पड़ेगा? कॉस्ट शीट बनाएंगे और रिको बनाएंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट ना तुम लोग 1 मिनट के बाद बनाओ ना प्लीज, बस 1 मिनट के बाद बनाना। सुनो मेरी बात, ये आपका पिछला वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन के अंदर ना WIP स्टॉक जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर WIP स्टॉक नहीं है तो बस मैं अभी इस चीज को ना डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट ही बोल दूंगा, ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो सब कुछ नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो WIP स्टॉक, ठीक है। 1 मिनट के लिए बस जरा वो वेट करो, देन यू ऑल कैन हैव योर टाइम एंड यू ऑल कैन ट्राई टू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सुनो मेरी बात, देखो बराबर से सुनना। अगर मेरे को कभी भी कॉस्ट शीट स्टार्ट करनी होती है ना, मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, ठीक है। मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड चाहिए। तुम लोग अभी ये वाला अकाउंट जरा देखो, ये वाला अकाउंट जरा देखो। पहले मेरे को जरा बोलो इसको देख के क्वांटिटी सोल्ड कितना है बेटा?
10,250, तो एक सेकेंड, तो क्वांटिटी सोल्ड 10,250 आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 10,250। मेरे को जरा बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस तुम्हारा कितना आएगा? 10,000। क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बी क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो यहां पे 10,000 आ जाएगा। अभी इन चैप्टर्स के लिए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस का नोट बना सकते हो, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग नहीं भी बनाओगे ना, ICAI उनको समझ में आ जाता है कि यू ऑल हैव रीच्ड अ लेवल वेयर बाय दैट नोट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। बनाओगे तो ऑनेस्टली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, या फिर यू आर ऑन अ सेफर साइड, ओके। नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, बराबर से सुनना, मैं तुमको क्या बोलने वाला है। ये वाला डिटेल्स देखते रहो, पढ़ते रहो। मेरे को जरा बोलो इस डिटेल के अंदर मटेरियल के बारे में कुछ बोला क्या? इट इज 26 पर यूनिट, तो ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर इट इज 26 पर यूनिट। मेरे को बोलो 26 पर यूनिट यू विल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड प्रोड्यूस, तो वो 2,60,000 आ जाएगा, विच इन एनी केस इज सेम एज फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे उसके बाद देखो यहां पर कुछ लेबर के बारे में भी लिखा हुआ है। लेबर कॉस्ट इज 15 पर यूनिट। 15 पर यूनिट मेरे को जरा बोलो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड प्रोड्यूस, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेगा, सो 1,50,000। यहां पर देख लेना फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी 1,50,000 ही है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेटा यहां पर ना एब्जॉर्प्शन रेट है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो यहां पे लिख लेंगे 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। रुको रुको रुको, प्लीज स्टार्ट मत करो, एंड के ना तुम ही लोगों को तो वो दिक्कत होता है वरना, ठीक है। ये वाला चीज हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। यहां पे उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, मेरे को बोलो क्यों नहीं बोल रहा? देयर इज नो WIP स्टॉक, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा एडमिन है ना, इट इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो यहां पे आ जाएगा 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट था उसका 20%, तो यहां पे तुम लोग को मिल जाएगा COP, ठीक है। अच्छा, अब बराबर से सुनना, गलती मत करना जो मैं इसके बाद वो बोलने वाला हूं। देखो मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर इज देयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यस और नो? यस, तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है बेटा, ठीक है। तो फिर COP के बाद मेरे को यहां पर एक काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहां पर क्या करना पड़ेगा, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था? 51, तो यहां पे हमेशा हम लोग यूनिट्स लिखते थे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 250 यूनिट्स का था, ठीक है। अच्छा, मेरे को आप सोच समझ के बोलना, तुम लोग कॉस्टिंग का बुक्स बना रहे हो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का? कॉस्टिंग का। तो मेरे को जरा एक चीज वो तुम लोग बोलो, इन दिस पर्टिकुलर केस जो तुम्हारा कॉस्टिंग का बुक्स है वहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वाज वैल्यूड एट व्हाट रेट? 45। तो पर यूनिट ना इधर तुम लोग को 45 लिखना पड़ेगा, 45 इंटू 500, तो 45 इंटू 500 ये आ जाएगा 22,500। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मेरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं, कैन वी से ये जो भी पर यूनिट होएगा दैट फिगर विल कम ओवर हियर, नो? करेक्ट, एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 250 यूनिट्स, ठीक है। तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा ऑफ COGS। उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस योर S&D विल बी देयर एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, तो तुम्हारा जो S&D है इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट 6 पर यूनिट ओवर हियर, ठीक है। बस वंस यू विल बी डूइंग दैट, कॉस्ट ऑफ sales will be copying from financial accounts only, okay, profit will be your balancing figure, is that all okay? जैसे ही तुम्हारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा, रिकंसिलेशन स्टार्ट कर देना। रिकंसिलेशन के अंदर तुम लोग को दो चीजें मैं बोलता हूं, ठीक है, बराबर से सुनना वरना एंड के अंदर वो गलत करोगे। डेबिट साइड पर ही कॉस्टिंग प्रॉफिट लिखना, ताकि लाइक यू स्टार्ट टू रिमेंबर द थिंग्स ऑल्सो। क्रेडिट साइड पर ही फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखना, ठीक है। कोई बोलता है सर अगर मैंने कभी उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर साइंस भी इंटरचेंज कर देना, इज दैट ऑल ओके? बेटा पूरे अकाउंट को अगर मैं पलटी मारेगा तो भी तो टैली हो ही जाएगा ना, ठीक है, लेकिन यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, ठीक है। बस यहां पे एक दो चीजें समझ लेना, वो सिंपल है लेकिन वो समझ लो। इस क्वेश्चन के ना एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स था, लेकिन जो अभी क्वेश्चन वो करने वाले हो कैन बी से वहां पे इनकम्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स भी तो है ना।
मेरे को बोलो इनकम इन फाइनेंशियल अकाउंट्स की वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो डेबिट साइड पर ना तुम लोग को एक हेडिंग देना पड़ेगा इनकम इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, और उसके नीचे ये दोनों चीजें वो डाल देना, ठीक है। लास्ट चीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लास्ट टाइम की तरह ही होने वाला है, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह ही होने वाला है। वो अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, बस जो मैं तुमको बता रहा हूं वो सुन लेना बराबर से। देखो यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,500 का है, ठीक है, लेकिन तेरी कॉस्टिंग के अंदर, इसलिए इनफैक्ट मैंने ये वाली फिगर लिखी 22,500 का है। पहले मेरे को जरा बोलो, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है कि कम होता है? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होएगा कि कम होएगा? कम होएगा। तो मेरे को बोलो किसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, कॉस्टिंग के फाइनेंशियल अकाउंट्स का? कॉस्टिंग का। कैन बी से 22,500 माइनस 17,500 इस 5,000, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रिकंसिलेशन अकाउंट कुछ ऐसा ही बना, अगर कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरे को बोलो विथ साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, तो डेबिट साइड पे तो 5,000 रुपया इधर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक है। मेरे को बोलो स्टॉक के लिए वर्ड्स क्या यूज होता है? या अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। क्या अंडर, क्या ओवर, उसके लिए बस इतना ही सोचो, सर कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा था कि कम था? मेरे को बोलो ज्यादा। तो यहां पे वर्ड्स लिख देना, इट विल बी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्टिंग। सबको समझ में आ गया? ओवर वैल्यूएशन, एक मिनट मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलो ओवर वैल्यूएशन क्यों लिखा? बराबर, चलो ठीक है। योर दिस पर्टिकुलर जॉब इज ऑल टुगेदर डन, ठीक है। और एक लास्ट चीज, बिकॉज समबडी आस्क्ड मी दैट पर्टिकुलर डाउट एज सच, ओके, चलो दैट पर्सन आई विल रिप्लाई इन द डाउट्स ओनली, ठीक है। यू ऑल कैन कंटिन्यू। तुमको क्या लगता है कि कितना टाइम जाएगा? तुम लोग 10 मिनट के अंदर सम खत्म कर देना। चलो 2 मिनट का ग्रेस पीरियड, इट शुड टैली। सॉरी बैड डेट्स वाला पार्ट वो मिस हो जाता है। बेटा, बैड डेट्स विल बी टेकन एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। वो कॉस्टिंग के अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि बैड डेट्स इन दिस पर्टिकुलर केस एसएनडी से अलग दिया हुआ है। अगर एसएनडी से अलग दिया हुआ है मतलब कंपनी उसको फाइनेंशियल एक्सपेंस ही मानता होगा। तो दीज टू विल बी एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है बेटा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना फिर। तो जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, तो कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम तो डेबिट साइड पर डाला था, ठीक है। सर आप कुछ फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कुछ बताए थे? नहीं यार, यू ऑल कंटिन्यू, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यू ऑल कंटिन्यू, बीच में कुछ डाउट आएगा यू कैन आस्क, ठीक है। सर वो टाइमर थोड़ा ऊपर रखो। नीचे कुछ है ही नहीं बेटा, वहां पे बस वो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट यू रिकंसाइल, ठीक है। नहीं सर टाइमर दे दो। टाइमर इज नॉट इंटरफेयरिंग विद योर टेक्स्ट, मैं वही बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके।
किसी का कॉस्टिंग प्रॉफिट आया तो मेरे को बता देना। 48,500 बराबर 48,500 आना चाहिए। तो बाकी जगह पर कोऑर्डिनेशन से चलेगा ना? हाँ चलेगा 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 चलेगा। ये वाला फिगर तुम्हारा 60 आना चाहिए, 60। यस सर। मैंने कर दिया स्क्रीन पे 48,500। अकाउंट चलेगा, अकाउंट चलेगा। आपको रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। यू रिकंसाइल द प्रॉफिट। सॉरी, बेटा दीज आर इनकम्स ओनली इन फाइनेंशियल। नो, मैंने डिस्कस तो किया, ये वाले इनकम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही आएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो डेबिट साइड पे यू ऑल कैन गिव अ हेडिंग इनकम्स ओनली इन फाइनेंशियल एंड कॉपी डाउन बोथ बोथ दो थिंग। जैसे एक्सपेंस ओनली इन फाइनेंशियल, वैसे तो इनकम ओनली इन फाइनेंशियल। सर प्रॉफिट कितना है? 40%? 48,500 मैंने इधर कॉस्ट शीट भी बना दी है, ये देख लो। फाइनल आंसर 70,000। हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों का कॉस्टिंग प्रॉफिट 44,750 आया है उन लोगों ने क्या गलती किया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक का सर 45 ले लिया है। बेटा वो वाला इंस्ट्रक्शंस ओपनिंग स्टॉक के लिए था, जो क्लोजिंग स्टॉक है इनफैक्ट मैंने वो बोला भी दैट यू हैव टू वैल्यूएट बेस्ड अपॉन दिस। वो वाला इंस्ट्रक्शन तो ओपनिंग स्टॉक के लिए था, क्लोजिंग स्टॉक के लिए नहीं था। तुम्हारा मुझसे बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था।
जिन लोगों का वो टैली हुआ है, दिस इज द करेक्ट अकाउंट, नो? ठीक है, दो मिनट और दे रहा हूं, जिसका नहीं हुआ प्लीज खत्म करो, और तुम लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। सर हाँ जी, सर आपने 5,000 की फाइनेंशियल इनकम में डाला, लेकिन मैंने सेपरेटली लिखा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना बेटा, ये कॉस्ट शीट के अंदर वो नहीं आते। नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वाला वो तो अलग से आएगा ना। तो अलग से ही लिखा है बेटा, ये हेडिंग सिर्फ इसके और इसके लिए है, ठीक है? तो इनर कॉलम के अंदर वो लिख दे, ठीक है? मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा तेरे को? ऐसा चलेगा? एक्चुअली अलग से ऐसा चलेगा? ठीक है, हाँ, थैंक यू। अगर देखो ऐसा कभी डाउट होता है तो फिर दीज थिंग्स यू राइट ऑन टॉप, ताकि वो वाला कभी कंफ्यूजन ही ना हो। ये हाँ, सो देन इट इज ऑल ओके, परफेक्ट। Format, order does not matter, okay? It does not matter at all. Whichever thing you want to be writing in any order, that is all okay. उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कभी लॉस हुआ ना, क्या हुआ, क्या हुआ? लॉस, तो एक काम जरा करना, साइड्स मत बदलना, ठीक है? वरना दिमाग के अंदर बहुत परेशानी होती है। अगर कभी कॉस्टिंग लॉस होता ना, सपोज ये मैं उसको इसी साइड लिख देता, बट आई विल राइट द फिगर एज माइनस फिगर। इज दैट ऑल ओके? यू कैन ऑलवेज बी सेइंग दैट लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट, ओके? तो उसको वैसे ही लिखना, सब कुछ वही करना, जस्ट पुट द फिगर इन ब्रैकेट, ठीक है? साइड्स वगैरह कुछ भी मत चेंज करना, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना, इट बी फार बेटर, ठीक है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर बैड डेट्स का ही एक चीज मेरे ख्याल से लिखा हुआ है। बैड डेट्स फॉर दिस चैप्टर विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एक्सपेंस एज इट इज गिवन सेपरेटली, सो कंपनी मस्ट बी ट्रीटिंग इट एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। चलो ठीक है, दैट यू ऑल नो नाउ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स के अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 12 मार्क के आसपास आना चाहिए, ठीक है? ये काफी बार आ चुका है इन एग्जाम्स। पढ़िए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी हैविंग अ, ये वर्ड बोलो, वर्ड बोलो, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। शायद तुम लोग को याद होगा, हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज करके रखा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है? फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2022, sales 10 lakhs 50,000 units. There was no opening and closing stock of finished goods, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट वेजेस वाज 5 lakhs and 2,50,000, ठीक है? तो देखो यहां पे ये फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट बराबर से देखना, सेल्स 50,000 यूनिट का हुआ, और यहां पे लिख दिया देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैन वी से इफ देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, नो? और क्वांटिटी सोल्ड 50 है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस भी 50 ही होएगा। कोई बोलते सर फिर ये 60,000 क्या था? तुम लोगों ने सोचा था, आगे बोलो, कि 60,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन सच्ची के अंदर तुम लोगों ने यहां पर 50,000 यूनिट्स ही बनाकर बेचा, ठीक? तो दिस इज नॉर्मल कैपेसिटी जो एब्जॉर्प्शन रेट्स के लिए काम में आता है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 5 लाख एंड 2,50,000। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर 1,50,000 of which 60% are fixed
Actual administrative expenses are 45,000 which are completely fixed. Actual S&D are 30,000 of which 40% are fixed. Interest and dividend underline कर लेना, received are 15,000. ठीक है. Find out the profit as per financial books for the year ending 31st of March 2022. Prepare the cost sheet and ascertain the profit as per cost accounts for the year ending 31st of March 2022. Assuming that indirect expenses are absorbed on the basis of normal production capacity. ठीक है. आगे सी, prepare a statement reconciling profit shown as per financial and costing books. चलो ठीक है. चलो तो स्टार्ट हो जाते हैं. सबसे पहले अपने को फाइनेंशियल का प्रॉफिट चाहिए, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट वी ऑल विल स्टार्ट नाउ. ओके, तो लिखो जरा प्लीज, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ये पार्ट ए है. लिखो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st of March 2022. अच्छा, एक मिनट, ये चीज मेरे को नहीं लिखना चाहिए था. अराउंड 7 या 8 लाइन का ना एक अकाउंट बना लो, बहुत हो जाएगा. चलो सुन, सबसे पहले सेल्स 10 lakhs by sales 10 lakhs. There was no opening or closing stock of finished goods. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर was this much and this much. तो यहां पे 2 मटेरियल कॉस्ट 2 लेबर कॉस्ट, 5 lakhs 2,50,000. आगे एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स वो 1,50,000 ऑफ इट 60% ऑफ फिक्स्ड. देखो तो 1,50,000 के अंदर से 60% इज फिक्स्ड. 60% बोले तो 90,000, 90,000. 60,000 इज गोइंग टू बी वेरिएबल. देख ध्यान से सुनना सर प्लीज. वेरिएबल ओवरहेड्स को तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई एट ऑल. ठीक है, वो तो उसको अप्लाई नहीं होता. ठीक, तो ये तो वैसे आ जाता है. और फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है, पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो वो अपने को एडजस्ट करना पड़ता है. तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी कौन सा अमाउंट आ जाता है? एक्चुअल. तो अगर इसका भी एक्चुअल अमाउंट ही आना है, इसका भी एक्चुअल अमाउंट ही आना है, फिर मैं सेग्रीगेशन भी क्यों करूं भाई? मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं 1,50,000. तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो बोलते सर फिर वो ब्रेकअप क्यों दिया हुआ है? थोड़ी देर में पता चलेगा. 1,50,000. उसके बाद सेम वे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स. सो देयरफॉर 2 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 45,000. S&D in all is 30,000 of which something is fixed. उसका अभी कुछ काम में नहीं आएगा. So therefore 2 S&D, this is 30,000. अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव. तो क्रेडिट साइड पे किधर वो डाल देता हूं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव. इनकम है बेटा वो 15,000. बस इधर प्रॉफिट निकालो, उसको यूजुअली नेट प्रॉफिट बोल दिया करो. सॉरी क्या हुआ? अगर सिर्फ इंटरेस्ट दिया रहता तो एक सेकेंड बेटा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बोथ ऑफ देम आर पीएनएल अकाउंट आइटम्स. हम लोग जब भी डिविडेंड पे करते हैं ना, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है बेटा. डिविडेंड जो मिलता है ना, वो हमेशा पीएनएल अकाउंट के अंदर ही आता है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता. मेरे को जो डिविडेंड मिलता है वो मेरा इनकम होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं होता कभी भी. जो कंपनी पे करती है उसका अंडरस्टूड. चलो
आगे तो उसका सेग्रीगेशन दिया भी होता तो भी कुछ काम में नहीं आता इन एनी केस, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए। अभी पार्ट बी देखो। पार्ट बी का ना जो तुम्हारा वर्ड्स है ना रिक्वायर्ड पार्ट, दैट इज योर बिगेस्ट हिंट ऑल्सो। पढ़ो, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड ascertain the profit as per cost accounts for the year ending 31st of March 2022. Okay, assuming that indirect expenses बोले तो overheads are absorbed on the basis of normal production capacity, ठीक है। तो उन्होंने तुमको हिंट दिया है कि अज्यूम करना कि all overheads are absorbed based upon normal capacity and normal capacity was 60,000, ठीक है। तो यहां पे तुम लोग लिख दो कॉस्ट शीट for year ended 31st of March 2022. Next line पे quantity produced and sold is equal to 50,000 units. 2 मिनट के लिए रुकना, रूलिंग नहीं करना। सब लोग मेरे को एक चीज बोलने का ट्राई तो करो। आई डोंट थिंक कि सब लोग बोल पाएंगे, लेकिन ट्राई तो करो। इस क्वेश्चन के ना मैंने तुम लोगों को क्यों नहीं पूछा दैट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट। मैंने ऐसा अभी तक तुमको क्यों नहीं पूछा? क्योंकि सम के अंदर लास्ट आंसर वाज करेक्ट, देयर इज नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। इफ देयर इज नो स्टॉक, शायद अपना कॉस्ट शीट वाला चैप्टर याद होगा। इफ देयर इज नो स्टॉक, नो ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये समझ में आता है? तुम लोग कोई भी चीज किधर भी घुसा दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज वाई नेवर एवर आस्क्ड ऑल्सो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तुम लोग सीओपी के ऊपर डालो या सीओजीएस के नीचे डालो, क्या फर्क पड़ता है? अगर स्टॉक ही नहीं है तो स्टॉक के अंदर उसको जाने नहीं है, तुम्हारा आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलता हूं, तुम लोग मेरे को बोल देना कि मैंने क्यों बोला। मैं यहां पे ना पर यूनिट वाला कॉलम बनाऊंगा ही नहीं, सिर्फ टोटल वाला कॉलम ही बना लूंगा, दैट इज इनफ। मेरे को बोलो क्यों? क्योंकि सम के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक ही नहीं है। तो बेटा मेरे को पर यूनिट वाला फिगर फिर क्यों चाहिए? पिछले क्वेश्चन के अंदर भी अपने को पर यूनिट तभी चाहिए होता है जब अपने को फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यू करना है। अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक ही नहीं है तो मैं यहां पर क्यों बनाऊं फिर, ठीक है। तो पर यूनिट वाला कॉलम नहीं बना रहा हूं, ऐसा मैंने तुमको कॉस्ट शीट के अंदर भी बोला था। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे को जरा बोलो, मैंने क्या सोचा था कितने यूनिट्स बनाऊंगा? 60, लेकिन रियलिटी के अंदर कितना बनाया? 50,000, ठीक है। चलो सुन, अभी तुमको 2 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है, बराबर से मेरे को जरा बोलना। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। मेरे को बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखूं तुम्हारे हिसाब से? 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहां पे लिखो 5 लाख, सेम एज फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑब्वियसली। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस 2,50,000। बस मैं इस पार्ट के लिए सम सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसको अंडरलाइन करो। सुनो, वेरिएबल फिक्स्ड, सुनो 1.5 लाख के अंदर से 60% इज फिक्स्ड, मतलब 40% इज वेरिएबल। पहले मैं वेरिएबल वाला अमाउंट 1,50,000 इंटू 40%, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 60,000। सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली अप्लाइज टू डैश ओवरहेड्स। डैश का फुल फॉर्म फिक्स्ड ओवरहेड। जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है ना, उसका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है बेटा। जिसको अप्लाई ही नहीं होता उसका तो हमेशा एक्चुअल अमाउंट ही आता है। मटेरियल का एक्चुअल अमाउंट ही डाला ना, लेबर का एक्चुअल अमाउंट ही डाला ना, उनको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होता। तो बेटा इसको भी अप्लाई नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसका एक्चुअल अमाउंट ही आएगा। ये गैप उसी के लिए वो रखा हुआ है। यहां पे आप लोग एक्चुअल वर्ड लिख सकते हो तुम्हारी रेफरेंस के लिए। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स को तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है, तो उसका हमेशा सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है, जो आप लोग निकाल लेंगे थोड़ी देर के बाद।
इसको बोल देगा फैक्ट्री कॉस्ट। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अच्छा सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड, तो उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होगा बेटा। अगर उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होएगा तो उसका भी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ही आएगा। यहां पे लिख देना एब्जॉर्ब्ड, बाद में अमाउंट यहां पे डालता हूं। टोटल मारने का है तो भी चलेगा, टोटल के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर मेरे को इसके अगेंस्ट कुछ वर्ड्स लिखने का है ना, तो मेरे को तुमको बोलना पड़ेगा दैट इज दिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट। मेरे को वो चीज से कोई मतलब ही नहीं रहा अभी, क्योंकि वैसे भी स्टॉक्स नहीं है, तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। मेरा क्या जाता है उसके अंदर, एड S&D ओवरहेड्स। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत बार बोल दिया, शायद अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर रजिस्टर भी हो ही गया रहेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू S&D, बट इफ कंपनी अप्लाइज देन यू ऑल्सो अप्लाई। तो यहां पे लिखा हुआ था ना, अज्यूमिंग दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो ओवरहेड्स होता है। फर्स्ट लेक्चर कॉस्टिंग का याद करो, ईदर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ओवरहेड्स बेटा, आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, तो कंपनी शुड नॉट अप्लाई टू S&D, बट इफ दे अप्लाई वी विल ऑल्सो अप्लाई। तो यहां पर एक वेरिएबल अमाउंट आ जाएगा, एक फिक्स्ड वाला अमाउंट आ जाएगा। वेरिएबल का एक्चुअल अमाउंट डालेगा, फिक्स्ड का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डालेगा। अच्छा, 30,000 40% इज फिक्स्ड, मतलब 60% इज वेरिएबल। सो 30,000 इंटू 60% 18,000। तो दिस इज 30,000 इंटू 60%। जब ये वाला फिगर आ जाएगा, इधर टोटल मार लेगा बस। आई गेस दिस शुड बी योर फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। एट प्रॉफिट गेट सेल्स। बेटा सेल्स तेरा 10 लाख का था, ऑब्वियसली ये वाले आंसर तुम्हारे नहीं आएंगे, अपना थोड़ा सा काम करना बाकी है, ठीक है। चलिए, ये वाला जो काम है तुम्हारा इससे हो जाएगा। दिस इज पार्ट बी। नाउ पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। ये ना मेरे को मैक्सिमम 6 लाइन का चाहिए, उससे ज्यादा जगह मत रखना। कॉस्ट प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, अच्छा कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना बाकी है। फाइनेंशियल प्रॉफिट अपना 40,000 आ गया था, इधर कॉस्टिंग इंक्रीज फाइनेंशियल डिक्रीज, और डेबिट साइड पे कॉस्टिंग डिक्रीज फाइनेंशियल इंक्रीज। चलो सुनो मेरी बात, देखो इसके बाद लिखो वर्किंग नोट 1, बराबर से सुनना व्हाट आई विल बी सीइंग नाउ। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी मेरे को यहां पर हर जगह पर एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, तभी तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आएगा। तो 3 एब्जॉर्ब्ड अमाउंट्स के लिए आप लोग 3 एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालो बेटा। तो यहां पे आप लोग लिखो जरा प्लीज, एब्जॉर्प्शन रेट्स। अच्छा, AR इज इक्वल टू BOH डिवाइडेड बाई BLA। अच्छा देखो, सम ने ना तुमको BLA के लिए एक इंस्ट्रक्शन ही दे दिया था। उन लोगों ने क्या बोला, एब्जॉर्ब ऑल दी ओवरहेड्स बेस्ड अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। और नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी किसके अंदर दिया हुआ है, यूनिट्स। मतलब आउट ऑफ 6 मेथड्स यू आर अबाउट टू बी फॉलोइंग विच पर्टिकुलर मेथड, आउटपुट मेथड। तो एक काम जरा करो, यहां पे लिख के रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स,
यहां पे लिख, यहां पे एक काम जरा कर दो, एब्जॉर्प्शन रेट्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐसे लिख देना। तो एक बार फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक बार एडमिन और एक बार एसएनडी। तो जब एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था, सोचा था 60,000 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे। आगे सुनो, बराबर से सुनना मेरी बात। फैक्ट्री, एडमिन एंड एसएनडी, यहां पर मेरे को क्या चाहिए, मैंने क्या सोचा था, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बीओएच का मतलब तो वही होता है, तूने क्या सोचा था फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा, ठीक है। अब बराबर से सुनना, एक अजम्पशन आएगा, मेरे को ये नहीं मालूम मैंने क्या सोचा था कि मेरा खर्चा कितना होगा, आई डोंट नो दैट फिगर, बट आई नो दैट, ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ के, कि मेरा कोई आगे बोल सकता है एक्चुअल के अंदर इतना खर्चा हुआ। 1,50,000 के अंदर से 60% इज फिक्स, नो बोले तो 90,000 इज फिक्स्ड। सो पहले मेरे को जरा सब लोग बोलना, 90,000 इज एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स? एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री। बट व्हाट डू यू वांट ओवर हियर, एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स? budget. We assume in absence of information that budgeted fixed factory overheads are same as actual fixed factory overheads. Is that understood? मैं और क्या अज्यूम करूं यार, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ, अगर कुछ नहीं बोला तो मैंने सोचा होगा कि उतना ही खर्चा होगा। इज दैट ऑल ओके फॉर एवरीबडी? तो यहां पर अभी वो वाला अजम्पशन अपने को लिखना बाकी है, ठीक है। वो वाला अजम्पशन 1 मिनट के अंदर वो लिखेंगे। तो पहले यहां पर आप लोग ऐसा लिख देना, 1,50,000 into 60%, 90,000 upon 60,000 rupees, अच्छा, इट इज 1.5 पर यूनिट, पर यूनिट। एडमिन का तो पूरा का पूरा 45,000 फिक्स्ड ही है, तो पूरा 45,000 इधर ही आ जाएगा, 0.75 पर यूनिट। एसएनडी 30,000, 40% इज फिक्स्ड, तो मेरे को वही वाला तो पार्ट चाहिए। 30,000 इंटू 40%, 12,000 अपॉन 60,000, 0.2 पर यूनिट। सुनो, जब भी एक यूनिट बनाएगा 1.5 रुपया एब्जॉर्ब कर, जब भी एक यूनिट बनाएगा 0.75 एब्जॉर्ब कर, जब भी एक यूनिट बेचेगा 0.2 एब्जॉर्ब कर, ठीक है। यहां पे ना अजम्पशन लिखना जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, लिखो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स are assumed to be same as actual fixed overheads. चलो सुनो, एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाल लिया, अब उसको अप्लाई तो कर बेटा। मेरे को जरा बोलो, जब भी एक यूनिट बनाएगा 1.5 रुपए एब्जॉर्ब कर। मेरे को बोलो सच्ची के अंदर कितना यूनिट्स बनाया? 50,000 इंटू 1.5, 50,000 इंटू 0.75, 50,000 इंटू 0.2। कॉस्ट अपना कंप्लीट करो।
बोलो। लिखा हुआ है कि एक्चुअल इतना है, उसके बाद फिर जैसे 90,000 है ना हाँ। एक्चुअल अकाउंट फिक्स ओवर है, पर जब अपने को वो पता है कि हो चुका तो अपन यहाँ 75 कैसे चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट बजटेड ओवरहेड्स आर सेम एज दिस पर्टिकुलर थिंग। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ही आता है ना पहले, अभी तक सारे क्वेश्चंस के अंदर वही वाला काम किया। अगर देखो बजटेड ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, वी अज्यूम कि जितना एक्चुअल खर्चा हुआ फर्स्ट डे हम लोगों ने उतना ही चाहा। कॉस्टिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वैसे ही तो काम करते हैं। और अगर तू कभी मेरे को ऐसा बोलते है सर हाउ वी कैन ओनली चार्ज 75,000, तो ऐसा बोलते हैं वी शुड चार्ज 90,000, तो ऐसा बोल रहा है। हाँ सुनना, तो फिर तू एक काम जरा कर, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा 15,000 का। इज दैट ओके? ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड तो वो फॉलो कर ले या सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर ले, तो ऑटोमेटिकली 75 विल बिकम 90, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू एडजस्ट, नो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड। अभी तो आगे पूछ। वो तो हर क्वेश्चन के एंड में बेटा तेरे को साल के एंड में एक्चुअल अमाउंट तो मिल ही जाता है, बट स्टिल वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ फॉलोइंग कैरी फॉरवर्ड मेथड एंड रिकॉर्ड एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, नो? करेक्ट, नो? ठीक, चलो बस अभी जो तुम लोग रिको बनाने वाले हो ना, देखो ध्यान से जरा देखना, मैं कई चीजें ब्लैकआउट कर रहा हूं। 1 2 सेल्स, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, ये तो टोटल है, तो मारो गोली। अभी एक चीज तुमको डायरेक्टली बोल सकता हूं, अगर तुमको चाहिए तो देख भी लो, वरना पता चल जाएगा। ये तीनों अमाउंट्स जो है ना तुम्हारे कम है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। तुमको देखने का है तो देख लो, वरना मेरा रीजन बहुत सिंपल है कि कम ही होएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तेरा प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से कम हुआ तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तेरा कम ही आएगा ना। करेक्ट, नो? इन दिस पर्टिकुलर केस तूने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था 60,000 यूनिट के हिसाब से, लेकिन सच्ची के ना 50,000 बनाया, तो तेरा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो कम ही आएगा ना, वरना आप लोग तो वो देख लो। अच्छा, कहने से तीनों केसेस के अंदर वैसा ही है ना, ये भी, तो कई बार ना मैं अक्ल यूज कर लेता हूं इन लाइफ। ओके, तो अक्ल यूज करके मैंने क्या सोचा, मेरे को बोलो कैन वी से तीनों केसेस के अंदर कॉस्टिंग का एक्सपेंस कम है, ठीक है, मेरे को बोलो कॉस्टिंग का एक्सपेंस अगर कम होता है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट आगे बोल ज्यादा होता है, तो पहले मेरे को बोल विच साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कैन वी से ये ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स का फर्क इज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, नो? मेरे को बोलो ये तीनों जो फिगर्स है अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? अंडर। तो इधर ना क्या कर, सुन, एक ना हेडिंग दे डाल बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग, एक बार वो टाइटल ही दे डालो। उसके बाद 3 चीजें वो लिख देना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, S&D। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर 1,35,000 है, उधर 1,50,000 है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 15,000। इधर 37,500, उधर 45,000। एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस 75,000। इधर 28, उधर 30, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 2,000। ये 7,500 था, 7,500, 24,500। सुन, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ब्लैकआउट कर रहा हूं चीजें, ये टैली कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सेल्स तो सेम ही था, ठीक है। आगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, कैन वी से दैट इज इनकम ओनली इन फाइनेंशियल, नो? उसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बोलो बढ़ जाएगा, सो देयरफॉर इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो यहां पर लिख देना इनकम ओनली इन फाइनेंशियल, यहां पे लिख देना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 15,000। किसी का नाम ले लो, टैली हो जाएगा। किसका नाम लिया तो टैली हो गया? हाँ, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना, तो ट्रस्ट योर सेल्फ मच मोर एज कंपेयर टू मी, तो खुद का नाम लेने का हमेशा बेटा।
चलो बिना नाम लिए हो गया। सुन, मैंने जो था नोट और नोट क्लास सुनो मेरी बात, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। यूजुअली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू एस&डी, इफ कंपनी अप्लाइज यू ऑल्सो अप्लाई। बहुत बार बोल दिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू वेरिएबल ओवरहेड्स। फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स वी ऑलवेज रिकॉर्ड एक्चुअल अमाउंट. For fixed overheads in costing and financial accounts, we always record absorbed amount first. But in financial accounts, we cannot carry forward, and hence ultimately actual amount will come. In costing, by default, we carry forward the overheads, and hence in costing absorbed amount comes. ठीक है, चलो सुनो। अभी मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं आज सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग बस मेरे लिए इतना जरा काम करो, एक कॉस्ट शीट में बना रहा हूं, वो कॉपी कर लो बस, ठीक है। उसके ना कोई नंबर्स वगैरह वो नहीं डालने वाला। ओके, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे लिख लो एक बार, कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडिंग 31st of March 2022। सुनो, क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड की कोई जरूरत नहीं है, और यहां पे एक ही कॉलम आएगा वो टोटल वाला। क्यों ऐसा तुमको कल पता चल जाएगा। यहां पे लिखना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, add factory overheads, gross factory cost, add opening stock of WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये टिक्स वगैरह मत डालना, कल यहां पे वो नंबर्स आएगा बेटा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स COGS, एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एट प्रॉफिट गेट सेल्स। उसके बाद तकरीबन हाफ साइड का रिको अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम reconciliation account, costing increase financial decrease, costing decrease financial। बेटा वो नॉर्मल कॉस्ट शीट ही है। एक मिनट, यहां पे लिख लेना कॉस्टिंग प्रॉफिट, यहां पर लिख लेना ये हाफ साइड बेटा, हाफ साइड। रिको थोड़ा सा वो बड़ा है, वो हाफ साइड वो लेगा। इस क्वेश्चन का जो रिको है वो सबसे बड़ा है, तो हाफ साइड तुम्हारा जाएगा। उसके बाद जरा लिखना कॉस्ट शीट फॉर द फर्स्ट ईयर। हाँ जी, हाँ जी, ये जो रिको है उसके लिए मेरे को हाफ साइड चाहिए पूरा।
ये वाली जो कॉस्ट शीट है ये हाफ साइड से थोड़ा सा ज्यादा आई कैन टेल यू, ये जो आज आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, इसका कॉस्ट शीट बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे ये था। जो तुम्हारा ये वाला चीज था बिल्कुल तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है ऐसे ही होने वाला है। तो इनफैक्ट मैं इसको रब ही कर देता हूं, वहीं से एक बार कॉपी पेस्ट करके आप लोग ये वाला चीज बना लो, कॉस्ट शीट फॉर द फर्स्ट ईयर। वहाँ पे WIP स्टॉक है, इसलिए मेरे को ये वाला काम करना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, बोलो। सर अगर मॉर्निंग में आप क्लासेस रखोगे तो कॉस्टिंग की टाइमिंग क्या रहेगी? सर एक प्रोसेस कॉस्टिंग में ना सुनो ये बना लो एंड दैट्स इट, विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है प्लीज वो कर ही लेना।